सर, बाहर ये बारिश और सन्नाटा देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धुल गया हो, फिर भी हवा में एक भारीपन है। सन्नाटा अक्सर तूफान के बाद आता है आराध्या, या फिर किसी नए तूफान के आने से पहले। तुम आज इतनी दार्शनिक बातें क्यों कर रही हो? हमारा टॉपिक तो इतिहास है। क्योंकि सर, जब मैं 1857 की क्रांति के बाद का समय पढ़ती हूँ, 1858 के बाद का भारत, तो मुझे यही फीलिंग आती है। क्रांति कुचल दी गई, तोपें शांत हो गईं। लेकिन सर, क्या सच में सब शांत हो गया था? अगर 1857 में हम जीत जाते तो शायद आज हम अलग भारत में होते। लेकिन हम हार गए, और उस हार के सन्नाटे में लोगों के दिलों में क्या चल रहा था? वही पूछना है कि ये राष्ट्रवाद अचानक कैसे पैदा हो गया उस राख के ढेर से। ब्यूटिफुल क्वेश्चन। यही वो वाय है जो एक स्टूडेंट को रटने वाले से एक ऑफिसर बनाता है। देखो, 1857 का सन्नाटा खाली नहीं था, वो गर्भकाल था। सोचो, अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो शायद हम वापस पुरानी सामंती व्यवस्था में चले जाते, वही राजे रजवाड़े। लेकिन 1858 के बाद जो राष्ट्रवाद पनपा, वो पुराने भारत को बचाने के लिए नहीं था, वो एक नए आधुनिक भारत को बनाने के लिए था। नए भारत को बनाने के लिए मतलब 1857 और 1885 के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का दिमाग बदल दिया। बिल्कुल। और आज की रात इसी लाइब्रेरी में हम उसी सफर को जिएंगे। 1858 से 1919 तक कैसे एक बिखरी हुई भीड़ एक राष्ट्र बनी। अपनी नोटबुक खोलो, टाइटल डालो, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 टू 1919। सबसे पहले हमें 1858 के उस डॉक्यूमेंट को देखना होगा जिसने भारत की तकदीर का लीगल फ्रेमवर्क बदल दिया। तारीख 1 नवंबर 1858। स्थान इलाहाबाद, अब प्रयागराज। लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार लगाया और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। आराध्या, इसे भारतीय शिक्षित वर्ग ने मैग्ना कार्टा कहा था। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे वादे किए गए थे, जैसे कि अब और कोई राज्य नहीं हड़पा जाएगा, नो मोर एनेक्सेशन। सही, कंपनी राज खत्म, अब सीधा ताज का शासन। लेकिन एग्जामिनर तुम्हें यहां फंसाएगा। ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। महारानी ने कहा, हम भारतीयों के साथ वही बर्ताव करेंगे जो हम अपनी अन्य ब्रिटिश प्रजा के साथ करते हैं। एग्जाम ट्रैप। स्टूडेंट्स को लगता है कि 1858 में ही भारत सचिव और वाइसरॉय दोनों पद आ गए। ये सच है, लेकिन पावर कहां शिफ्ट हुई? पावर कलकत्ता से उठकर लंदन चली गई। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था जो लंदन में बैठता था। मतलब भारत की किस्मत अब लंदन की संसद में तय होनी थी, दिल्ली या कलकत्ता में नहीं। यानी रिमोट कंट्रोल सरकार। एग्जैक्टली, रिमोट कंट्रोल। और यही राष्ट्रवाद का पहला कारण बना, विश्वासघात। जब पढ़े लिखे भारतीयों ने देखा कि वादे तो बराबर के दर्जे के थे, लेकिन हकीकत में भेदभाव बढ़ गया है, तो उन्हें धक्का लगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अंग्रेजों की गलतियों का नतीजा था? गलतियों का नहीं, उनकी दोहरी नीतियों का। चलो एक क्विक चेक करते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम के पैटर्न पर है, ध्यान से जवाब देना। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई थी। उस परिषद में कितने सदस्य थे और उसका खर्च कौन उठाता था? ऑप्शन ए 12 सदस्य, ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन बी 15 सदस्य, ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन सी 15 सदस्य, भारतीय राजस्व, इंडियन रेवेन्यूज। ऑप्शन डी 10 सदस्य, भारतीय राजस्व, इंडियन रेवेन्यूज। सर, ये तो आर्थिक शोषण से जुड़ता है। 15 सदस्य थे और उनका वेतन भारत से जाता था। ऑप्शन सी। शाबाश, लॉक कर दो ऑप्शन सी। यही वो पॉइंट है। इंडिया काउंसिल के 15 लोग लंदन में ऐश कर रहे हैं, काम ब्रिटेन का कर रहे हैं, पर सैलरी गरीब भारतीय किसान की जेब से जा रही है। इसे ही बाद में होम चार्जेस कहा गया। आराध्या, राष्ट्रवाद सिर्फ जज्बात नहीं था, ये पेट की भूख भी थी। तुम्हें दादा भाई नरोजी याद है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे महसूस करो। उन्होंने कहा, भारत का खून यानी कैपिटल या वेल्थ एक नली से खींचकर टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा है। इसे इकोनॉमिक ड्रेन यानी धन का निष्कासन कहते हैं। 1860 से 1900 के बीच भारत में भयानक अकाल पड़े, लाखों लोग मरे, और उसी समय रेलवे बन रही थी। सर, रेलवे तो विकास के लिए थी ना, तो लोग मरे क्यों? यही स्टूडेंट गलती करता है।
रेलवे भारत के औद्योगिक विकास के लिए नहीं, बल्कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाने और ब्रिटिश बने बनाए माल को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बनी थी। रेलवे ने भारतीय हस्तशिल्प की कमर तोड़ दी, कारीगर बेरोजगार हो गए। जॉन सुलिवन ने कहा था कि हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से सब अच्छी चीजें सोख लेती है और टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। ये तो बहुत क्रूर है सर। तो क्या रेलवे ने राष्ट्रवाद में कोई मदद नहीं की ना? यही तो इतिहास का व्यंग्य है। अंग्रेजों ने रेलवे अपने फायदे के लिए बनाई थी, सेना भेजने के लिए, सामान बेचने के लिए। लेकिन उसी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बंगाली, पंजाबी, मद्रासी और मराठी एक साथ बैठे। उन्होंने एक दूसरे का दुख साझा किया। उन्हें पता चला कि जो डंडा बंगाल में चल रहा है, वही डंडा पंजाब में भी है। रेलवे ने भारत को अनजाने में एक कर दिया। वाह, मतलब उनका हथियार उन्हीं पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। और यही हाल प्रेस और अंग्रेजी शिक्षा का हुआ। अंग्रेजी उन्होंने इसलिए सिखाई ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल सके, लेकिन भारतीय उसी अंग्रेजी को पढ़कर रूसो, वॉल्टेयर और अमेरिकी क्रांति के बारे में जान गए। वो अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में हक मांगने लगे कि इफ यू टॉक अबाउट लिबर्टी इन लंदन, व्हाई स्पेसिफिक रिप्रेशन इन दिल्ली? सर, इस पर एक सवाल पूछिए प्लीज, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल का है, लेकिन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। स्टेटमेंट वाला सवाल है। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेलवे की शुरुआत ने भारतीय भारी उद्योगों को तुरंत बढ़ावा दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जिससे किसानों की गरीबी बढ़ी। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। सर, पहला स्टेटमेंट गलत है। भारी उद्योग तो बहुत बाद में आए। रेलवे ने तो उल्टा हैंडीक्राफ्ट को मारा। तो 1 गलत। 2 सही है कि कैश क्रॉप्स उगवाए गए, नील, कपास, जिससे अनाज कम हो गया। 3 बिल्कुल सही है। तो उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। एक्सीलेंट। देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एलिमिनेशन कितना आसान है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे और ट्रिकी स्टेटमेंट वाले सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट क्यू ऐप पर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रखे हैं। फ्री क्विज भी है। क्लास के बाद एक सेट जरूर लगा लेना ताकि ये ड्रेन थ्योरी दिमाग में छप जाए। जी सर, आज ही लगाऊंगी। अब हम आते हैं 1876 से 1880 के दौर में। ये वो समय था जिसने बारूद में चिंगारी डाली। लॉर्ड लिटन, इसे भारत का औरंगजेब कह लो उस समय के हिसाब से। इसने क्या किया था? वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वाला ही है ना ये? हाँ, दिल्ली दरबार 1877। जब दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे, तब लिटन दिल्ली में भव्य दरबार सजा रहा था महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए। नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। भारतीयों के दिल में ये बात चुभ गई। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878, इसे गैगिंग एक्ट यानी कि मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। टारगेट सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबार। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में बदल गया था इससे बचने के लिए। आर्म्स एक्ट 1878, भारतीय बिना लाइसेंस हथियार नहीं रख सकते, लेकिन अंग्रेज रख सकते हैं। ये सीधा नस्लीय अपमान था। सर, ये तो साफ साफ बदमाशी थी। तो क्या इसके विरोध में कोई संस्था नहीं बनी? कांग्रेस तो 1885 में आई, ये सब तो 1878 की बातें हैं। यही तो कैच है। कांग्रेस अचानक आसमान से नहीं टपकी। कांग्रेस से पहले कई बड़े भाई पैदा हो चुके थे। इन्हें हम प्री कांग्रेस एसोसिएशंस कहते हैं। यहां से एग्जाम में मैचिंग वाला सवाल पक्का आता है। जल्दी से नोट करो कीवर्ड्स में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, द्वारकानाथ टैगोर यानी कि जमींदारों के हितों के लिए, ये पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसका उद्देश्य था सिविल सेवा की उम्र मुद्दा, जो कि लिटन ने 21 से घटाकर 19 कर दी थी। इन्होंने ही पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन चलाने की कोशिश की। अच्छा, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कांग्रेस से पहले ही एक्टिव थे? बहुत ज्यादा। उन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता था बंगाल का। अच्छा आराध्या, एक बात बताओ, अगर तुम उस समय स्टूडेंट होती और तुम्हें पता चलता कि आईसीएस यानी कि आज का आईएएस एग्जाम देने के लिए लंदन जाना होगा और उम्र अधिकतम 19 साल है, तो तुम क्या करती? सर, मैं तो डिप्रेशन में आ जाती या फिर विद्रोह कर देती। 19 साल में तो हम कॉलेज शुरू करते हैं। बस यही गुस्सा उस समय के युवाओं में था और इसी गुस्से को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। 1883 में एक और घटना हुई, इल्बर्ट बिल विवाद।
लॉर्ड रिपन, जो थोड़ा अच्छा वायसराय था, ने कहा कि भारतीय जज भी यूरोपीय यानी कि गोरे अपराधियों का मुकदमा सुन सकते हैं। इस पर अंग्रेजों ने इतना बवाल मचाया, व्हाइट म्यूटनी, कि बिल वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों को क्या सीख मिली? उन्हें समझ आ गया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर मुट्ठी भर अंग्रेज संगठित होकर बिल वापस करवा सकते हैं तो करोड़ों भारतीय क्यों नहीं। इसी माहौल में एंट्री होती है A.O. ह्यूम की। दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। 72 प्रतिनिधि, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। सर, एक डाउट है। ह्यूम तो फाउंडर थे, अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी। उसने भारतीयों के लिए संगठन क्यों बनाया? क्या ये कोई चाल थी? इसे कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। लाला लाजपत राय ने बाद में कहा था कि ह्यूम ने कांग्रेस इसलिए बनाई ताकि भारतीयों का गुस्सा यानी कि स्टीम बातचीत के जरिए निकल जाए और 1857 जैसा बड़ा धमाका ना हो, जैसे कुकर की सीटी होती है ना। तो क्या हमारे नेता बेवकूफ थे जो उनकी चाल में आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहा। उनका कहना था कि अगर हम खुद ऐसा संगठन बनाते तो अंग्रेज उसे कुचल देते। हमने ह्यूम का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया ताकि शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार हमें शक की नज़र से ना देखे। समझ रही हो, ये म्यूचुअल यूज था। वाह, मतलब राजनीति पहले दिन से ही शुरू थी। बिल्कुल। चलो INC के शुरुआती दौर का एक सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिंपल क्वेश्चन बट ट्रैप इंक्लूडेड इन ऑप्शंस। A.O. ह्यूम, B. दादाभाई नारोजी, C. W.C. बैनर्जी, D. बदरुद्दीन तैयब जी। सर, ह्यूम तो संस्थापक थे, अध्यक्ष नहीं। दादाभाई दूसरे 1886 में थे। तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सही जवाब है C. वमयोश चंद्र बैनर्जी। परफेक्ट। अच्छा सुनो, टेस्ट क्यू ऐप पर मैंने कांग्रेस के पहले 10 अधिवेशनों की एक टेबल बनाकर डाली है। कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुआ और क्या खास फैसला लिया गया। जैसे पहली महिला, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, उसे रट लेना, वहां से एक सवाल पक्का है। ठीक है सर। लेकिन सर, शुरुआती कांग्रेस तो बहुत नरम थी ना? वो तो अंग्रेजों की तारीफ करती थी। उन्हें उदारवादी कहा जाता है। 1885 से 1905 दादाभाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, गोखले, इनका तरीका था PPP, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। वे मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, बस उन्हें हमारी समस्याओं का पता नहीं है। आराध्या, आज हम उन्हें भिखारी कहकर आलोचना कर सकते हैं, जैसा कि बाद में गरम दल वालों ने किया, लेकिन याद रखना, उन्होंने ही भारत को आर्थिक राष्ट्रवाद दिया। उन्होंने ही वो नींव खोदी जिस पर बाद में गांधी जी ने महल बनाया। अगर वो सीधे 1885 में भारत छोड़ो बोलते तो कांग्रेस 1886 का सूरज नहीं देख पाती। स्ट्रैटेजी थी उनकी भी। हाँ, लेकिन 19वीं सदी खत्म होते होते एक नया वर्ग पैदा हो रहा था जो प्रार्थना नहीं प्रहार करना चाहता था। लाल बाल पाल। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, 1905 का बंगाल विभाजन। बारिश रुक गई आराध्या, लेकिन 1905 में भारत की राजनीति में ऐसा तूफान आने वाला था जो अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला देगा। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? स्वदेशी मूवमेंट। पूरी तरह सर। मुझे जानना है कि कैसे हमने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो पानी पी लो। अगले सीन में हम बंगाल चलेंगे, जहां वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक युद्ध का नाद बन गया था। और हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपको ये मूवी स्टाइल पढ़ाई समझ आ रही है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक हमने क्या देखा? 1858 का एक्ट, पावर ट्रांसफर, कंपनी टू क्राउन, आर्थिक शोषण, ड्रेन थ्योरी, रेलवे का असली मकसद, लिटन की नीतियां, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट जिसने गुस्सा भड़काया, INC की स्थापना 1885, सेफ्टी वाल्व वर्सेस लाइटनिंग कंडक्टर, उदारवादी चरण, मॉडरेट्स, संवैधानिक दायरे में मांगे। अब हम एंटर करेंगे उग्रवादी चरण में, एक्सट्रीमिस्ट फेज में। लॉर्ड कर्जन, अगर राष्ट्रवाद को किसी एक अंग्रेज ने सबसे ज्यादा भड़काया तो वो यही था। 1905 में उसने कहा, बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन संभालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। आराध्या, क्या सच में कारण प्रशासन था? मुझे नहीं लगता सर, ये तो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की चाल थी। बिल्कुल। असली मकसद बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का पावर हाउस था। कर्जन चाहता था कि बंगाली अपनी ही धरती पर अल्पसंख्यक बन जाएं। ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम बहुल, ढाका राजधानी, वेस्टर्न बंगाल हिंदू बहुल, कलकत्ता राजधानी। उसने मुसलमानों से कहा, ये नया प्रांत आपका अपना होगा, जहां आप फिर से पुराने मुगल दौर जैसी शान पाएंगे। ये डिवाइड एंड रूल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। तारीख याद रखना, एग्जाम कीवर्ड 16 अक्टूबर 1905,
विभाजन लागू हुआ, डे ऑफ पार्टीशन। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, गंगा में स्नान किया और सबसे खूबसूरत बात, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखियां बांधी, ये दिखाने के लिए कि तुम हमें नक्शे पर बांट सकते हो, दिलों में नहीं। राखियां? ये तो बहुत इमोशनल है। यही तो स्वदेशी आंदोलन की ताकत थी। ये पहला आंदोलन था जो ड्राइंग रूम से निकलकर सड़कों पर आया। स्वदेशी एंड बॉयकॉट। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया, पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को भगवान को चढ़ाने से मना कर दिया, छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। यहीं से नेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 की स्थापना हुई, जो बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी बना। अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। सर, यहाँ लाल बाल पाल का रोल यहीं आता है ना? हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया, बंबई और पुणे में। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में। तिलक ने अपना फेमस नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का इस्तेमाल किया लोगों को जोड़ने के लिए। सर, यहाँ एक डाउट है, क्या तिलक द्वारा हिंदू त्योहारों का इस्तेमाल करने से मुसलमान आंदोलन से दूर नहीं हो गए? ये कड़वा सच है आराध्या। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड थी, दुधारी तलवार। तिलक का मकसद जनसाधारण को जोड़ना था और धर्म सबसे आसान रास्ता था। लेकिन इससे अंग्रेजों को मौका मिल गया मुसलमानों को ये कहने का कि देखो, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। और इसी का नतीजा था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने जो बीज 1905 में बोया था, उसकी फसल 1947 में पाकिस्तान के रूप में कटी। ओह, तो सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से हुई? संस्थागत रूप से हाँ। चलो मूड थोड़ा लाइट करते हैं और देखते हैं एग्जामिनर यहां से कैसे फंसाता है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने भारतीय उद्योगों, विशेषकर कपड़ा मिलों और साबुन कारखानों के विकास को प्रोत्साहित किया। 2. महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 3. यह आंदोलन किसानों यानी पेजेंट्री को बड़े पैमाने पर लामबंद करने में सफल रहा। सही कथन चुनें। A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 and 3। एक सही है। स्वदेशी मतलब अपने उद्योग। पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स खोला था। 2 भी सही है, महिलाएं घर से बाहर निकली थीं धरने देने के लिए। 3, सर किसान, मुझे लगता है किसान इसमें ज्यादा शामिल नहीं थे। ये मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। तो आंसर A 1 और 2 होना चाहिए। ब्रिलियंट एनालिसिस। यही लिमिटेशन थी स्वदेशी की। ये किसानों तक गहराई से नहीं पहुंच पाया, सिवाय बारीसाल जैसे कुछ इलाकों के। और हाँ, टेस्ट क्यू ऐप पर बंगाल पार्टीशन का एक स्पेशल इन्फोग्राफिक है कि कौन सा हिस्सा पूर्वी था और कौन सा पश्चिमी। उसे देख लेना, विजुअल मेमोरी बनी रहेगी। 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। सूरत स्प्लिट। जूते चले थे उस मीटिंग में। गरम दल चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैले और पूर्ण बहिष्कार हो। नरम दल चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। परिणाम, कांग्रेस कमजोर हो गई। तिलक को 6 साल के लिए जेल, मांडले बर्मा भेज दिया गया। अंग्रेज खुश थे। उनकी नीति रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन, सप्रेशन काम कर गई। और सुलह के नाम पर क्या दिया? 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। इसे सांप्रदायिकता का वैधीकरण कहते हैं। की प्रोविजन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम सीट पर सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। ये तो देश को बांटने का लीगल तरीका था। बिल्कुल। लॉर्ड मिंटो ने मॉर्ले को पत्र में लिखा था, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल बहुत कड़वी होगी, और वो सच साबित हुए। अब हम एक लंबी छलांग लगाएंगे। 1914 प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू। भारतीयों को लगा कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो इनाम में हमें स्वशासन यानी सेल्फ रूल मिलेगा। लेकिन इसी बीच देश के बाहर कुछ क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने का प्लान बना रहे थे। गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, 1913। लाला हरदयाल, सुहन सिंह भाकना। इनका प्लान था भारत में सेना के अंदर विद्रोह करवाना, लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि मुखबरी हो गई। और देश के अंदर तिलक तो जेल से आ गए होंगे ना? हाँ, 1914 में तिलक रिहा हो गए। 1916 में 2 बड़े होम रूल लीग शुरू हुए। तिलक की लीग महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत, छोटा एरिया पर बहुत संगठित। एनी बेसेंट की लीग, बाकी पूरा भारत। जॉर्ज अरुंडेल इनके सचिव थे। एग्जामिनर यहां फंसाता है,
तिलक की लीग पहले अप्रैल 1916 में शुरू हुई, एनी बेसेंट की बाद में सितंबर 1916 में। इनका मकसद क्या था? आज़ादी? नहीं, डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज्य, जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को मिला था, अंग्रेजी राज के अंदर ही अपनी सरकार। एनी बेसेंट ने अपने अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से खूब प्रचार किया। 1916 का साल बहुत खास था। लखनऊ अधिवेशन, यहाँ 2 मिलन रीयूनियंस हुए। नरम दल प्लस गरम दल, तिलक और एनी बेसेंट की कोशिशों से कांग्रेस फिर एक हो गई। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, लखनऊ समझौता। कांग्रेस और लीग एक साथ कैसे? तिलक और जिन्ना, जो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता के दूत थे, ये समझौता कराया। लेकिन इसकी एक भारी कीमत थी। कांग्रेस ने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। मदन मोहन मालवीय ने इसका बहुत विरोध किया था। ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल मानी जाती है, क्योंकि इससे द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए रास्ता साफ हो गया। 1916 तक भारत एक बार फिर जाग चुका था। होम रूल लीग ने गांव-गांव तक राजनीति पहुंचा दी थी, लेकिन अभी तक आंदोलन नेताओं का था। जनता, किसान, मजदूर अभी भी एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और वो मसीहा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुका था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी, सर उनका जादू तो असली गेम चेंजर था ना? चंपारण, खेड़ा। वो जादू हम आगे देखेंगे, कैसे एक बैरिस्टर ने सूट बूट त्याग कर धोती पहनी और ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। कैसे जलियांवाला बाग 1919 ने गांधी जी को भी सहयोगी से असहयोगी बना दिया। आगे कहानी बहुत इमोशनल और इंटेंस होने वाला है। आगे चलने से पहले लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। आराध्या, इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलती, वो युग बदल देती हैं। 9 जनवरी 1915, अपोलो बंदरगाह, बंबई। एक जहाज उतरा, SS अरेबिया। उसमें से एक 45 साल का आदमी उतरा, मोहनदास करमचंद गांधी। सर, साउथ अफ्रीका में तो वो पहले ही हीरो बन चुके थे ना? सत्याग्रह का प्रयोग वहां कर चुके थे। हाँ, लेकिन भारत उनके लिए एक पहेली था। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक सलाह दी थी, 1 साल तक अपनी आंखें और कान खुले रखना, लेकिन मुंह बंद रखना। यानी पूरे भारत को घूमो, समझो, लेकिन तुरंत राजनीति में मत कूदो। इसीलिए 1915 और 1916 में उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति दी। वहां एनी बेसेंट थीं, मदन मोहन मालवीय थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे ही हीरों से लदे हुए। गांधी जी ने वहां खड़े होकर कहा कि जब तक आप अपने ये गहने उतारकर गरीबों के साथ नहीं खड़े होंगे, भारत का उद्धार नहीं होगा। वहां सन्नाटा छा गया था। ये भारत को पहली चेतावनी थी कि अब राजनीति ड्राइंग रूम से निकलकर धूल मिट्टी में होगी। अब अपनी नोटबुक में एक नया हेडिंग डालो। ये सीक्वेंस रट लो, क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पक्का आता है। ट्रिक, केक, CAK, C फॉर चंपारण 1917, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक Feb-March 1918, K फॉर खेड़ा सत्याग्रह March 1918। केक याद रहेगा सर। चंपारण से शुरू करते हैं। बिहार का चंपारण जिला, यहाँ समस्या थी तिनकठिया प्रणाली। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, और 1917 तक जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई, सिंथेटिक डाई बन चुकी थी, तो नील की मांग गिर गई थी। अंग्रेज बगान मालिक किसानों को इस अनुबंध से मुक्त करने के बदले भारी पैसा तवान मांग रहे थे। तो गांधी जी को वहां किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल, एक जिद्दी किसान। वो गांधी जी के पीछे पीछे लखनऊ से कानपुर, कानपुर से अहमदाबाद तक गए, जब तक गांधी जी मान नहीं गए। कॉन्सेप्ट, चंपारण भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने कहा, मैं आदेश नहीं मानूंगा, आप मुझे जेल भेज सकते हैं। ये भारत में पहली बार था जब किसी ने कानून को मानने से इस आधार पर मना किया कि मेरा कर्तव्य, कॉन्शियंस, इससे बड़ा है। इस आंदोलन के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। सर, यहाँ से कोई गहरा सवाल बनता है। हाँ, UPSC और RPSC का फेवरेट एरिया है गांधी जी के सहयोगी, एसोसिएट्स। चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के साथ थे? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1, 2 and 3, D ये सभी। राजेंद्र प्रसाद तो बिहार के ही थे, वो तो पक्का होंगे। कृपलानी जी उस समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्रोफेसर थे, गांधी जी उनसे मिले थे।
बाकी दो, महादेव देसाई तो उनके सेक्रेटरी थे। मुझे लगता है डी, ये सभी। बिल्कुल सही। ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। इन नामों को याद रखना अक्सर ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं। 1918 अहमदाबाद। यहां मामला था प्लेग बोनस। मिल मालिकों ने बोनस बंद कर दिया था। मजदूर 50% बढ़ोतरी मांग रहे थे। गांधी जी ने स्टनी की और कहा 35% मांगना जायज है। और यहां उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार पहली बार इस्तेमाल किया, आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक। कॉन्सेप्ट ये भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। अंबालाल साराभाई मिल मालिक की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया। सोचो, भाई के खिलाफ बहन। और जीत गए? हाँ, मालिकों को झुकना पड़ा, 35% बोनस मिला। इसके ठीक बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात, मार्च 1918। फसल बर्बाद हो गई थी। राजस्व संहिता का नियम था, अगर फसल सामान्य से 1/4 यानी 25% से कम हो तो पूरा लगान माफ होगा। लेकिन सरकार जबरदस्ती वसूली कर रही थी। गांधी जी ने कहा, लगान मत दो। ये प्रथम असहयोग था, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। सर, यहाँ वल्लभ भाई पटेल भी तो थे? बिल्कुल, खेड़ा ही वो स्कूल था जहां वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक जैसे नेता तैयार हुए। आराध्या, नोटिस करो, गांधी जी ने सीधे अंग्रेजों को भारत छोड़ो नहीं कहा। उन्होंने पहले किसानों, चंपारण, खेड़ा और मजदूरों के छोटे छोटे मुद्दे उठाए। उन्होंने जनता को सिखाया कि डरना मना है। 1919 के बड़े तूफान से पहले ये उनका वार्म अप था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 खत्म हुआ। भारतीयों ने जान की बाजी लगाई थी, पैसा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि इनाम में स्वशासन मिलेगा। मिला क्या? दो चीजें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का एक्ट और रॉलेट एक्ट। सब मॉन्टफोर्ट सुधारों में क्या बुराई थी? द्वैध शासन, डायरकी। प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया, रिजर्व्ड आरक्षित, पुलिस, वित्त, न्याय ये गवर्नर और उसके अंग्रेजों के पास। ट्रांसफर्ड हस्तांतरित, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई ये भारतीय मंत्रियों के पास। मतलब मलाई अंग्रेजों के पास और जिम्मेदारी भारतीयों के पास। अगर अस्पताल में दवा नहीं है तो भारतीय मंत्री जिम्मेदार, लेकिन पैसा देना है या नहीं ये अंग्रेज तय करेगा। कांग्रेस ने इसे निराशाजनक यानी डिसअपॉइंटिंग कहा। और रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून क्यों कहते हैं? मार्च 1919 सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी बनी। मकसद क्रांतिकारियों को कुचलना। प्रावधान, किसी भी भारतीय को बिना वारंट बिना कारण बताए 2 साल तक जेल में डाला जा सकता है। इसे एक लाइन में याद रखो, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, नो दलील नो वकील नो अपील, यानी न दलील न वकील न अपील। ये तो सीधा सीधा तानाशाही थी। युद्ध के बाद ये सिला दिया उन्होंने। हाँ, और इसी के खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ा, रॉलेट सत्याग्रह। तारीख तय हुई 6 अप्रैल 1919। पूरे देश में हड़ताल, उपवास, प्रार्थना। पंजाब में माहौल बहुत गर्म था। वहां के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और यही गिरफ्तारी हमें इतिहास के सबसे खूनी दिन की ओर ले गई। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। जलियांवाला बाग, ये कोई बगीचा नहीं था, एक खाली मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। वहां हजारों लोग जमा थे। कुछ बैसाखी मनाने आए थे, कुछ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने। बूढ़े, बच्चे, औरतें। शाम के करीब 5:30 बजे जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचा। उसने ना कोई चेतावनी दी, ना भीड़ को तितर बितर होने को कहा। उसने उस संकरा रास्ते को बख्तरबंद गाड़ी से ब्लॉक किया और फायर का ऑर्डर दिया। 10 मिनट तक गोलीबारी हुई, 1650 राउंड। गोलियां तब तक चलीं जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, गोलियां उन्हें वहीं गिरा रही थीं। एक कुआं था वहां, लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदे। वो कुआं लाशों से भर गया। सरकारी आंकड़ा 379 मरे, असली आंकड़ा 1000 से ज्यादा। सर, उन्होंने ऐसा क्यों किया निहत्थे लोगों पर? डायर ने बाद में कहा, मैं एक नैतिक प्रभाव, मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था। मैं पंजाब को डराना चाहता था। लेकिन उसने पंजाब को डराया नहीं, उसने भारत को जगा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने कैसरे हिंद पदक लौटा दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। शंकरन नायर ने वायसराय की वकारिकारणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ऊधम सिंह, जो उस समय वहां एक बच्चा था, कुछ स्रोतों के अनुसार उसने कसम खाई और 21 साल बाद 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर को, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, उसे गोली मारी। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी। और सरकार ने अपनी कमेटी बनाई, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने डायर की आलोचना की, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी। उसे बस नौकरी से हटा दिया गया और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे शेर यानी लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। इस अपमान ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, जलियांवाला बाग ने गांधी जी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, यह सरकार शैतानी है और इसके साथ सहयोग करना पाप है। यहीं से खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 की नींव पड़ी।
1858 में जो राष्ट्रवाद एक बौद्धिक चर्चा था, 1919 तक आते आते वो रक्त रंजित क्रांति बन गया। तो आराध्या, 1858 से 1919 तक का सफर देखो। 1858 एलीट क्लास, राजा जमींदार डरे हुए थे। 1885 वकील और पत्रकार मिडिल क्लास याचिकाएं लिख रहे थे। 1905 स्टूडेंट और महिलाएं सड़कों पर विदेशी कपड़े जला रही थीं। 1919 किसान, मजदूर और आम आदमी गोली खाने को तैयार था। राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो चुका था। अब ये किसी एक वर्ग की जागीर नहीं था। सर, ये सच में एक लंबी यात्रा थी। मुझे अब समझ आया कि सिलेबस में ये टॉपिक अलग अलग नहीं बल्कि एक फ्लो में पढ़ने चाहिए। बिल्कुल, इतिहास घटनाओं का ढेर नहीं, एक बहती हुई नदी है। चलो अब वक्त है हमारे क्विक रिवीजन का। यह है एग्जाम इंजन, इसे मिस किया तो सब पानी में। अपनी टेस्ट क्यू ऐप वाली मेंटालिटी ऑन कर लो। मैं सवाल दागूंगा, तुम जवाब फायर करोगी। रेडी? रेडी सर। 1858, महारानी का घोषणा पत्र, कैनिंग, इलाहाबाद। 1878, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, लिटन। 1885, कांग्रेस की स्थापना, A.O. ह्यूम, बम्बई। 1905, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कर्जन। 1906, मुस्लिम लीग, ढाका। कांग्रेस का स्वराज प्रस्ताव, कलकत्ता। 1907, सूरत विभाजन, स्प्लिट। 1909, मॉर्ले मिंटो, सांप्रदायिक निर्वाचन। 1911, दिल्ली दरबार, विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट। 1916, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग। 1917, चंपारण, नील। 1919। रॉलेट एक्ट, जलियनवाला बाग, मॉन्टफोर्ड सुधार। बहुत बढ़िया। अब ट्रिकी कीवर्ड्स। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किससे जुड़ी है? कांग्रेस की स्थापना, ह्यूम, लाला लाजपत राय। नो दलील, नो वकील, नो अपील। रॉलेट एक्ट। मरना सन संस्कृति, ये किसने कहा था 1857 के बाद? ये मैंने पढ़ाया नहीं, पर याद रखना, मजूमदार ने 1857 के लिए कहा था। चलो अगला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी। गीता रहस्य किताब किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, मांडले जेल में। 1919 के अधिनियम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स की प्रस्तावना में ब्रिटिश सरकार का घोषित उद्देश्य क्या था? ए, पूर्ण स्वतंत्रता। बी, डोमिनियन स्टेटस। सी, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार। डी, संघीय ढांचा। पूर्ण स्वतंत्रता तो सवाल ही नहीं। डोमिनियन स्टेटस 1929 के आसपास चर्चा में आया, इरविन। सही शब्द थे सी, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार। ये 20 अगस्त 1917 की घोषणा ऑगस्ट डिक्लेरेशन में मॉन्टेग्यू ने कहा था। 10/10। तुम तैयार हो आराध्या? देखो आराध्या, बारिश रुक गई है, नया सवेरा हो रहा है। 1919 का साल भी भारत के इतिहास में एक काली रात जैसा था, लेकिन उस रात के बाद जो सूरज निकला, गांधीवादी युग, उसने ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त तय कर दिया। हमें भी अपनी पढ़ाई में ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है। आज का टॉपिक बड़ा था, भारी था, लेकिन हमने कर दिखाया। सर, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई फिल्म देखी हो और सब कुछ याद हो गया। थैंक यू। और दोस्तों, ये मूवी स्टाइल लर्निंग का प्रयोग आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि इस तरीके से हिस्ट्री याद रखना आसान है, तो कमेंट में जरूर लिखना, जय हिंद मान सर। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। वहां मैंने इस चैप्टर के 50 चुनिंदा सवाल MCQs फ्री टेस्ट में डाल दिए हैं। जाकर अपनी रैंक चेक करो। टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन पर इस क्लास की शॉर्ट नोट्स PDF मिल जाएगी। सर, अगली क्लास किस टॉपिक पर होगी? अगली क्लास 1920 से 1942, आजादी की जंग। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।